नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 23। और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 22 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आपको बताते हुए चलो कि ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है तैयार हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर करेंगे द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? ऑटोबायोग्राफी, कार्टोग्राफी, या फिर डेमोग्राफी, या फिर कैलीग्राफी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑटोबायोग्राफी किसे बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में आत्मकथा बोलते हैं। तो ये होता है दोस्तों अ स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, यानी कि जिसको हम आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है, द स्टोरी। ठीक है, द स्टोरी ऑफ अ द स्टोरी ऑफ ए पर्सन द स्टोरी ऑफ ए person's life written by that person। ठीक है, written by that person, जिसे हम क्या बोलते हैं? आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपका कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टोग्राफी किसे बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं दोस्तों, किसे बोलते हैं? आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप, जिसको हम क्या बोलते हैं? मानचित्र निर्माण जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका दिया है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी बोलते हैं दोस्तों जो सुंदर लिखावट होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफी, यानी कि आप कह सकते हैं आपका आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, कैलीग्राफी का क्या हो जाएगा? सुंदर लिखावट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सुंदर लिखावट को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, तो ये आपको चारों याद रखने, वन वर्ड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आंसर करना है दोस्तों द हाउस ऑफ एन एस्किमो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हैमलेट बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, या फिर एवियरी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में? द हाउस ऑफ एन एस्किमो। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हाउस ऑफ एस्किमो बोलता है इग्लू। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो हैमलेट है, हैमलेट किसे बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ हाउसेज इन अ विलेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ हाउसेज। ठीक है, ग्रुप ऑफ हाउसेज इन अ विलेज। ठीक है, इन अ विलेज। ठीक है, यानी कि आप गांव में घरों का जो है झुंड कह सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैमलेट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपका यहाँ पर एपियरी किसे बोलते हैं? एपियरी बोलते हैं अ प्लेस फॉर बीज। ठीक है, यानी कि जहाँ पर मधुमक्खी पालन होता है ना, जहाँ पर मधुमक्खियों को जहाँ पर पाला जाता है, उसको बोलते हैं एपियरी। ठीक है, याद रखेंगे अ प्लेस फॉर बीज। ठीक है, अ प्लेस फॉर बीज, यानी कि मधुमक्खियों को जहाँ पर पालते हैं उसको बोलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एवियरी किसको बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं दोस्तों जहाँ पर चिड़ियाओं को रखा जाता है, यानी कि जहाँ पर चिड़ियाओं को पाला जाता है। ठीक है, वहाँ पर उसको बोलते हैं एवियरी, यानी कि कह सकते हैं प्लेस फॉर बर्ड्स। ठीक है, अ प्लेस फॉर बर्ड्स हम क्या बोलते हैं? एवियरी। ठीक है, तो चारों याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों टू सराउंड विथ आर्म फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है
टू सराउंड विथ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि चारों तरफ से आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा घिरा हुआ, यानी कि घिरी हुई जगह क्या बोलते हैं इसको? सीज बोलते हैं, पोस्टुमस बोलते हैं, सीज बोलते हैं, या फिर बिसीज बोलते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस। हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये कोई आपका यहाँ पर स्पेस आपकी जगह है, ठीक है, और चारों तरफ से इसको जो है किसने घेर रखा है? चारों तरफ से यहाँ पर आर्मी ने घेर रखा है, यानी कि तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बीसीज, ठीक है, बीसीज बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा? टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीसीज बोलते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 सीज दिए हैं, ठीक है। एक तो सीज ये है आपका SEIZ, सीज, सीज मतलब होता है यहाँ पर जब्त करना, ठीक है, जब्त करना होता है सीज का मतलब, और इस सीज का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। तो ये याद रखेंगे दोनों। और यहाँ पर जो बी ऑप्शन है पोस्टुमस, पोस्टुमस दोस्तों आप जानती हैं हैपनिंग आफ्टर डेथ, इसको क्या बोलते हैं? हैपनिंग आफ्टर डेथ, जिसको आप हिंदी में मरणोपरांत बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं पोस्टुमस, ठीक है, ठीक है, हैपनिंग, ठीक है, हैपनिंग आफ्टर डेथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टुमस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिसीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दोस्तों एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, डिस्पैच का। चलिए 4 में राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ डिस्पैच? ठीक है, डिस्पैच दोस्तों किसे बोलते हैं? डिस्पैच बताइए। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पैच मतलब होता है दोस्तों डिलीवर, यानी कि भेजना, ठीक है। डिस्पैच का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस्पैच का मतलब होता है भेजना, तो इसका उल्टा बताना है आपने, ठीक है, भेजना। तो डिस्पैच यानी कि जिसको हम क्या कह सकते हैं? डिलीवर, ठीक है, डिलीवर कह सकते हैं, ट्रांसमिट बोल सकते हैं, ठीक है, भेजना होता है इसका मतलब। तो इसका जो है दोस्तों आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है, यानी कि विलोम बताना है। तो डिस्पैच भेजने का विलोम क्या हो जाएगा? भेजने का विलोम हो जाएगा प्राप्त करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पैच का एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। डिस्पैच का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्वायर। डिस्पैच मतलब होता है आपका डिलीवर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्वायर हो जाएगा, प्राप्त करना, ठीक है। बाकी आपका ट्रांसमिट और डिलीवर आपका इसका मतलब भेजना ही होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंजेनस है, तो इंजेनस मतलब होता है आपका सिंपल, SIMPLE, ठीक है, सिंपल यानी कि जिसको हम सरल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पैच का ए ऑप्शन एक्वायर जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आपको फिर एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, विलोम बताना है पांचों में। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ एग्जाम्पलरी? ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पलरी का जो है अपोजिट बताना है, विलोम बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन देखिए, डिजायरेबल, फिटफुल, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री, या फिर टीडियस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ एग्जाम्पलरी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? एग्जाम्पलरी का मतलब होता है दोस्तों इसको कह सकते हैं आप संतोषजनक, ठीक है। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है? संतोषजनक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर इसका विलोम बताना है, तो हो जाएगा आपका अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। बाकी टेडियस का मैंने आपको बताया था, टेडियस मतलब क्या होता था, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था। टेडियस मतलब होता है बोरिंग, ठीक है, क्या होता है? बोरिंग होता है टीडियस मतलब, ठीक है। बाकी यहाँ डिजायरेबल और फिटफुल जो है आपका, ये भी आपके नहीं होंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। डिजायरेबल की बात करें तो डिजायरेबल आप जानती हैं, ठीक। बाकी आपका फिटफुल की बात करें, ये हो जाएगा आपका नॉट रेगुलर, जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको बताना है सिनोनिम्स, ठीक है। तो आपको बताना है सिनोनिम्स ऑफ प्रूडेंट, ठीक है। प्रूडेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? यानी कि पर्यायवाची जिसको हम बोलते हैं। तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर केयरलेस तो होगा नहीं, ठीक है।
इन इन डिस्क्रीट भी नहीं होगा, ठीक है, वेस्टफुल भी नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रूगल, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रूडेंट का क्या हो जाएगा यहाँ पर पर्यायवाची फ्रूगल हो जाएगा। फ्रूगल मतलब भी क्या होता है आपका, आपका विवेकी ही होता है, ठीक है, विवेकी या मितव्ययी जिसको हम कह सकते हैं, फ्रूगल, ठीक है। उसके बाद इनडिस्क्रीट का मतलब होता है आपका क्या होता है, असावधानी, ठीक है, असावधानीपूर्ण जिसको हम कहते हैं। बाकी केयरलेस आप जानती हैं, केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह जिसको हम बोलते हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, वेस्टफुल भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका फ्रूगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 7 में। 7 में आपको बताना है दोस्तों, फिर पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम्स ऑफ इमर्ज, ठीक है। इमर्ज का जो है दोस्तों आपको पर्यायवाची बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, देखिए वैनिश, अपीयर, डिसअपीयर या फिर फोर्थ राइट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए दोस्तों यहाँ पर इमर्ज का मतलब क्या होता है, इमर्ज मीन्स होता है दोस्तों, क्या होता है, इमर्ज यानी कि प्रकट होना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्रकट होना, ठीक है। इमर्ज मतलब क्या होता है, प्रकट होना। तो यहाँ पर देखिए वैनिश तो होगा नहीं, वैनिश गायब होने के अर्थ में आता है, वैनिश हो गया, डिसअवेयर हो गया, ठीक है, ये किसके अर्थ में आते हैं, गायब होने के अर्थ में आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकट होना यानी कि अपीयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इमर्ज का आपका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आपको बताना है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। 8 में आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, किसकी बतानी है करेक्ट स्पेलिंग, रिकमेंड की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होती है बताइए, ऑप्शन देखिए कौन सा इसमें सही रहेगा। रिकमेंड जो है दोस्तों, जिसको हम हिंदी में जिसको हम बोलते हैं सिफारिश करना, ठीक है। रिकमेंड का मतलब क्या होता है, सिफारिश करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्पेलिंग रिकमेंड की, तो यहाँ पर याद रखेंगे MMEND आता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, MMEND। देखिए M इसमें है, END है नहीं, ये नहीं होगा नहीं, ठीक है, MMEND, ठीक है, M ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इस पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या आता है रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होती है, याद रखेंगे COMM याद रखेंगे और END, ठीक है। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर भी आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है दोस्तों गवर्नमेंट की, तो जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट, सरकार जिसको हम बोलते हैं, तो इसका जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, देखिए GOVERMENT, GOVERNMENT या GOVENMENT या फिर नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, क्या होती है, देखिए जी होता है GO, ठीक है, VERNMENT, ठीक है, गवर्नमेंट। तो कहाँ पर है आपका ये, पहला तो है नहीं, ठीक है, ये है नहीं आपका ई वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला जो है आपका राइट है, ठीक है, GOVERNMENT, ठीक है। तो ये आपका राइट है बी वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है, देखिए लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ, आपको बताना है लेटर्स टू एडिटर। अगर हम एडिटर को पत्र लिखते हैं तो दोस्तों जनरली हम स्टार्ट किससे करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट से करते हैं, डेट से करते हैं, सेंडर्स एड्रेस से करते हैं या फिर रिसीवर एड्रेस से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते हैं लेटर टू एडिटर ये किस में आता है, आपका फॉर्मल लेटर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे लेटर टू एडिटर स्टार्ट्स विद द सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि सेंडर्स एड्रेस जो है इसी से हम स्टार्ट करते हैं लेटर को फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि लेटर टू एडिटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हेनरी फील्डिंग वॉज बॉर्न इन द ईयर। आपको बताना है हेनरी फील्डिंग जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 1705, 1707, 1709 या फिर 1710। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, हेनरी फील्डिंग वॉज बॉर्न इन द ईयर, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1707,
ठीक है। 1707 में जन्म हुआ था दोस्तों हेनरी फील्डिंग का। ठीक है, कहाँ हुआ था अगर पूछा जाता है तो इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था हेनरी फील्डिंग का। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा। साथ ही साथ इनकी डेथ की बात करें तो हेनरी फील्डिंग की जो डेथ हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1754 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। बाकी दोस्तों यहाँ पर हेनरी फील्डिंग की वर्क्स आपको याद रखने हैं। इनके वर्क्स पूछे जाते हैं, जैसे आपका जोसेफ एंड्रयूज इनका वर्क है। ठीक है, जोसेफ जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज इनका वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ जोनाथन वाइल्ड हो गया। ठीक है, जोनाथन। ठीक है, जोनाथन जोनाथन वाइल्ड। ठीक है, जोनाथन वाइल्ड भी इनका वर्क है। ठीक है, टॉम जोन्स है इनका वर्क। ठीक है, टॉम जोन्स। ठीक है, टॉम जोन्स के साथ साथ अमेलिया इनका वर्क है दोस्तों, एमिलिया। ठीक है, एमिलिया। ठीक है, एमिलिया। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स किसके हैं? हेनरी फील्डिंग के हैं दोस्तों। जैसे आपका यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसा जोसेफ एंड्रयूज है, ये कब आया था पूछा जाता है। जोसेफ एंड्रयूज जो है इनका दोस्तों 1742 में आया था। ठीक है, 1742 में आया था जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है, जोनाथन वाइल्ड की बात करें, जोनाथन वाइल्ड आया था 1743, 1743 में आया था। ठीक है, जोनाथन वाइल्ड। और टॉम जोन्स हो गया, ये आया था आपका 1749। ठीक है, 1749 को आया था। ठीक है, टॉम जोन्स। और एमिलिया आया था, ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, एमिलिया, ये आया था 1751 में। ठीक है, 1751 में। तो ये सारे वर्क्स दोस्तों किसके हैं? हेनरी फील्डिंग है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में बताना है दोस्तों आपको, इन विच ईयर APJ अब्दुल कलाम रिसीव्ड द भारत रत्न। आपको बताना है किस ईयर जो है APJ अब्दुल कलाम ने रिसीव किया था भारत रत्न। ठीक है, यानी कि APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1997, 1999, 2007 या फिर 2011। राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? इन विच ईयर डिड APJ अब्दुल कलाम रिसीव द भारत रत्न। राइट आंसर हो जाएगा 1997। ठीक है, 1997 में जो है दोस्तों APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, APJ अब्दुल कलाम को पहला क्वेश्चन कि भारत रत्न कब मिला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1997। और साथ ही साथ इनका दोस्तों आपको बॉर्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था पहले याद रखेंगे, 1931 में। ठीक है, 1931 में जन्म हुआ था दोस्तों APJ अब्दुल कलाम का। कहाँ हुआ था? इन रामेश्वरम तमिलनाडु। ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इन रामेश्वरम, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जो APJ अब्दुल कलाम है दोस्तों, आप सभी जानते हैं APJ अब्दुल कलाम जी को। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1931 में। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम तमिलनाडु। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी डेथ की बात करें, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बॉर्न और डेथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम की डेथ की बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 2015 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ आप जानती हैं APJ अब्दुल कलाम जो हैं साइंटिस्ट रहे हैं दोस्तों देश के। ठीक है, और ऑथर भी थे। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपको बताना है दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपको कि APJ अब्दुल कलाम जो है ये भारत के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये 11th प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इंडिया के। ठीक है, 11th जो है 11th नंबर की क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी वर्क्स की बात करें तो आप जानते हैं इनके वर्क्स कौन कौन से हैं। विंग्स ऑफ फायर है इनका वर्क। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। 1999 में आया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चल, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर कीजिए। 13 है दोस्तों, मोस्ट ऑफ नोवेल्स ऑफ RK नारायण आर सेट इन। तो आप जानती हैं दोस्तों, मोस्ट ऑफ नोवेल्स जो हैं RK नारायण की कहाँ सेट है?
तो ये है दोस्तों कहाँ सेट है, आप जानती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालगुडी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिकांश जो नोवेल हैं दोस्तों आर के नारायण की, वो कहाँ सेट है, मालगुडी सेट है। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आर के नारायण जो है, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, आर के नारायण की जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है, इनको आपको नोट रखना है। ठीक है, जैसे आपका पहला देखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, पहला वर्क क्या है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। दूसरा याद रखेंगे, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, ये सब आपने पढ़े हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए द डार्क रूम भी इनका वर्क है। ठीक है, द डार्क रूम। ठीक है, द डार्क रूम हो गया। ठीक है, डार्क रूम के साथ साथ जो है इनका अगला वर्क है मालगुडी डेज। ठीक है, तो स्वामी एंड फ्रेंड, पहले इसको नोट कर लें। स्वामी एंड फ्रेंड जो है ये कब आया था पूछा जाता है, तो स्वामी एंड फ्रेंड आया था इनका 1935, 1935 में आया था स्वामी एंड फ्रेंड। ठीक है, याद रखेंगे। द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है ये आया था 1937 में। ठीक है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी आपको साथ साथ नोट करते हुए चलना है। ठीक है, 1937 में क्या आया था, द बैचलर ऑफ आर्ट आया था। ठीक है, द डार्क रूम आया था 1938 में। ठीक है, तो याद रखेंगे द डार्क रूम कब आया था, 1938 में। ठीक है, तीनों पहले याद रखेंगे, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द डार्क रूम। ठीक है, पहला जो है कब आया था, 1935 में, स्वामी एंड फ्रेंड्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में, और द डार्क रूम 1938। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो इनका वर्क है आपका कौन सा है, मालगुडी डेज। ठीक है, मालगुडी डेज। ठीक है, ये कब आया, इसको बताइए कब आया था ये। ठीक है, इसके बाद द इंग्लिश टीचर। ठीक है, द इंग्लिश टीचर। ठीक है, द इंग्लिश टीचर। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे इनका जो है वेटिंग फॉर द महात्मा इनका वह है। ठीक है, द गाइड हो गया, द गाइड इनका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द गाइड, GUIDE, द गाइड। ठीक है, तो मालगुडी डेज कब आया दोस्तों, ये आया दोस्तों, याद रखेंगे 1943। ठीक है, 1943 में आया था आपका मालगुडी डेज। ठीक है, द इंग्लिश टीचर जो है कई बार पूछा गया है, इंग्लिश टीचर आया था इनका 1945 में, 1945 में आया था, याद रखेंगे द इंग्लिश टीचर। ठीक है, बाकी आपका द गाइड आप जानती हैं, द गाइड कब आया था, ये आया था 1958 में। ठीक है, 1958 में आया था आपका द गाइड। ठीक है, तो सारे दोस्तों आपको याद रखने, सारे जो वर्क्स हैं किसके हैं, आर के नारायण के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको आंसर करना है। 14 क्या है देखिए, नेम द राइटर ऑफ द पेंटर ऑफ साइंस। ठीक है, आपको बताना है द पेंटर ऑफ साइंस दोस्तों ये किसका वर्क है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, राजा राव, आर के नारायण, खुशवंत सिंह, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर, 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर के नारायण। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर के नारायण ने लिखा है दोस्तों द पेंटर ऑफ साइंस। ठीक है, चलिए आर के नारायण के वर्क्स मैंने आपको ऊपर बता रखे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 का आंसर करेंगे दोस्तों, विजय तेंदुलकर रोट हिज फर्स्ट स्टोरी एट द एज ऑफ। आपको बताना है विजय तेंदुलकर ने अपनी किस उम्र में जो है अपनी पहली जो है फर्स्ट स्टोरी लिखी थी। ठीक है, फर्स्ट स्टोरी एट द एज ऑफ 6, 7, 8, 9। क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 का, विजय तेंदुलकर रोट हिज फर्स्ट स्टोरी एट द एज ऑफ 6। ठीक है, 6 वर्ष में लिखा था दोस्तों, 6 वर्ष की आयु में उन्होंने फर्स्ट स्टोरी लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, विजय तेंदुलकर दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, विजय तेंदुलकर से आपको पूछा जा सकता है इनका जो है जन्म कब हुआ। ठीक है, बॉर्न याद रखेंगे, तो यहाँ पर विजय तेंदुलकर का जन्म हुआ था 1928 में, इनका जन्म हुआ था इन मुंबई। ठीक है, मुंबई में इनका जन्म हुआ था दोस्तों विजय तेंदुलकर जी का। ठीक है, बात करें डाइट की, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, मृत्यु कब हुई थी, ये हुई थी 2008 में। ठीक है,
तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। 1928 में इनका जन्म हुआ था मुंबई में और मृत्यु हुई थी 2008 में। ठीक है। इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें दोस्तों, विजय तेंदुलकर आपने पढ़ा है इनकी वर्क्स जो है इम्पोर्टेंट, जैसे आपका घासीराम कोतवाल इनका वर्क है। ठीक है। साथ ही साथ सखाराम बाइंडर इनका वर्क है, कमला इनका वर्क है, कन्यादान इनका वर्क है। ठीक है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है विजय तेंदुलकर से। ठीक है। कौन कौन से वर्क बताए मैंने विजय तेंदुलकर के, आपको याद रखना है। घासीराम कोतवाल, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। घासीराम कोतवाल किसका वर्क है? ठीक है, घासीराम कोतवाल। ठीक है। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट वर्क याद रखेंगे, सखाराम बाइंडर। ठीक है, क्या रखेंगे? सखाराम बाइंडर। ठीक है, दो जो है आपको याद रखने हैं। जो घासीराम कोतवाल है दोस्तों, ये आया था इनका 1972 में, 1972 में आया था। ठीक है, घासीराम कोतवाल। ठीक है। दूसरा सखाराम बाइंडर की बात करें, ये आया था, ये भी इनका जो है 1972 में ही आया था, 1972 में। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ इनका एक वर्क है कमला। ठीक है, कमला इनका वर्क है। ठीक है, कमला के साथ साथ याद रखेंगे कन्यादान भी इनका वर्क है। ठीक है, क्या है? कन्यादान। कन्यादान। ठीक है, कन्यादान भी इनका वर्क है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आपको बताना है, देखिए। फॉर विच स्क्रीन प्ले विजय तेंदुलकर गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड इन 1977। आपको बताना है कौन सी स्क्रीन प्ले के लिए जो है विजय तेंदुलकर को जो है नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था 1977 में। 1977 में विजय तेंदुलकर को जो है क्या मिला था? नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था? ये आपको बताना है। स्क्रीन प्ले कौन सी थी? देखिए, पहला मंथन, आक्रोश, अर्धसत्य या फिर सामना। राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? फॉर विच स्क्रीन प्ले विजय तेंदुलकर गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड इन 1977। तो राइट आंसर हो जाएगा मंथन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंथन। मंथन के लिए दोस्तों इनको क्या मिला था? नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। कब मिला था पूछा जाएगा, तो 1977 में मिला था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना अच्छे से। पहले तो आपको पूछा जा सकता है नेशनल फिल्म अवार्ड कब मिला विजय तेंदुलकर को, तो आप इसको सीधा आंसर करेंगे 1977। ठीक है, किसके लिए मिला था? तो मंथन के लिए मिला था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है दोस्तों, विच रोमांटिक नॉवेल्स हैज बीन रिटन बाय लैम्ब। आपको बताना है कौन सा रोमांटिक नॉवल लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एसेज ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, रोजामंड ग्रे। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 17 में? चार्ल्स लैम्ब दोस्तों आपने पढ़ाई है चार्ल्स लैम्ब के बारे में। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपने देखे हैं, जैसे एसेज ऑफ इलिया है इनका इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ ही साथ एसेज ऑफ इलिया के साथ साथ लास्ट एसेज ऑफ इलिया है। ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है। ठीक है, रोजामंड ग्रे हो गया। ये सारे वर्क किसके हैं? लैम्ब के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका जो रोमांटिक नोवेल है वो रिटर्न कौन सा है? रोमांटिक नोवेल लैम्ब का रोजामंड ग्रे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 17 का। ठीक है, यहाँ से दोस्तों लैम्ब का पूछा जा सकता है आपको, चार्ल्स लैम्ब का यहाँ से जन्म पूछा जा सकता है, तो सीधे सीधे याद रखेंगे लैम्ब का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1775 में हुआ था, 1775 में जन्म हुआ था और 1834 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये भी साथ में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखने। चार्ल्स लैम्ब जो है दोस्तों, ये आपके रोमांटिक एसेसिस्ट हैं, रोमांटिक निबंधकार हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए मेजर वर्क्स की बात करें तो मैंने बता दिया आपको, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, एसेज ऑफ इलिया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, काफ़ी सारे वर्क्स हैं दोस्तों चार्ल्स लैम्ब के। ठीक है, ये सारे दोस्तों आपको देखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में बताना है दोस्तों आपको, हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। आपको बताना है, राइटर बताना है एडवेंचर ऑफ यूलिसिस का। ठीक है, ऑप्शन देखिए, चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, बोथ या फिर नन। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 18 का? हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब,
इन दोनों ने दोस्तों लिखा है इसको एडवेंचर ऑफ यूलिसेस को। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो एडवेंचर ऑफ यूलिसेस है ये कब पब्लिश्ड हुआ था, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, पब्लिश्ड कब हुआ था? ठीक है, तो ये याद रखना, ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1808 में। ठीक है, 1808 में दोस्तों ये पब्लिश हुआ था एडवेंचर ऑफ यूलिसेस, रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी लैम्ब। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर थी दोस्तों मैरी लैम्ब, इन दोनों ने दोस्तों लिखा था एडवेंचर ऑफ यूलिसेस को। ठीक है, कब लिखा था, कब पब्लिश हुआ था? 1808 में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 का आंसर करेंगे दोस्तों। 19 है अकॉर्डिंग टू बैकन, फ्रांसिस बैकन की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बैकन व्हाट मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है व्हाट मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीडिंग, राइटिंग, कॉन्फ्रेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइटिंग हो जाएगा यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन इन एक्ट ऑफ राइटिंग ट्रेन्स ए पर्सन टू बी अ प्रिसाइज, एक्यूरेट एंड क्लियर इन देयर थॉट्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसको हम सटीक कहते हैं ना, लिखना एक क्या है? सटीक जो है इसको व्यक्ति बनाता है, यानी कि लिखना एक सटीक व्यक्ति बनाता है। कहने का मतलब ये है कि राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये जो है दोस्तों अकॉर्डिंग टू बैकन जो है ये आपका कहाँ से है पूछा जा सकता है, किस ऐसे में इन्होंने कहा है? तो बैकन ने कहा है दोस्तों ये ऑफ स्टडीज में। ठीक है, ऑफ स्टडीज में इन्होंने कहा है। ऑफ स्टडीज इनका कब आया था? आपका 1597। ठीक है, 1597 में आया था ऑफ स्टडीज। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसमें कहा है इसमें। ठीक है, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, अगला भी इसी से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों अकॉर्डिंग टू बैकन पोएट्री मेक्स मैन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैकन पोएट्री जो है क्या बनाती है? इंसान को वाइज बनाती है, विटी बनाती है, डीप बनाती है या फिर सबटल बनाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू बैकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज पोएट्री मेक्स मैन विटी। ठीक है, यानी कि जो पोइट्री है वो क्या बनाती है? तेज बनाती है, चतुर बनाती है। ठीक है, हाजिर जवाब बनाती है। ठीक है, तेज बुद्धि वाला बनाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर ऊपर वाले में देखिए राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, एंड पोइट्री मेक्स मैन विटी। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। दोनों जो हैं किससे हैं? ऑफ स्टडीज से हैं। ठीक है, फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडीज से है। ठीक है, ऑफ स्टडीज ये आया था आपका 1597 में। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।